प्रिय विद्यार्थियों, बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने के लिए किन एक्सपेंसेस को आप अलाउ करते हैं, किन को डिस अलाउ करते हैं, उनके बारे में इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविज़न है, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने कई एक्सपेंसेस के बारे में जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उनको लाभ हानि खाते से किस तरह से राइट ऑफ करना होता है उसके बारे में चर्चा की थी। और आज भी जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं, कुछ और प्रोविजंस हैं, उनकी चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, कुछ वे ऐसे होते हैं जिनका पेमेंट आप करेंगे तभी हम आपको अलाउ करेंगे। अगर आपने इनका भुगतान नहीं किया है तो लाभ हानि खाते से ये डेबिट नहीं हो सकते हैं, डिसअलाउड होंगे। अगर आपने घटा दिया है तो उनको मैं वापस जोड़ दूंगा। कौन कौन से? सेल्स टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय वगैरह, कर्मचारियों को देय बोनस या कमीशन, वित्तीय संस्थाओं से अगर कोई लोन लिया है तो उसका ब्याज, रेलवे को संपत्तियों के प्रयोग हेतु अगर कोई राशि देनी है तो वो अमाउंट, एम्प्लॉइज़ को जो छुट्टियां मिलती हैं उन छुट्टियों के बदले में अगर वो पैसा लेते हैं, मीन्स इनकेशमेंट ऑफ लीव्स है, तो छुट्टियों का पैसा भी भुगतान किया है तो ही आप डेबिट कर सकेंगे। एम्प्लॉइज़ के प्रोविडेंट फंड अकाउंट आरपीएफ, प्रमाणित भविष्य निधि जिसको कहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड और ग्रेचुटी फंड, ये 3 तरह के फंड हैं। इनमें अगर एम्प्लॉयर कोई पैसा देता है तो वो उसका एक्सपेंसेस है, लेकिन हम उसको अलाउ तभी करेंगे जब उसने वास्तव में इनका भुगतान कर दिया हो। तो इस तरह के खर्चे हैं जो अलाउड हैं, लेकिन कंडीशन उनके साथ में ये जुड़ी हुई है कि अगर आप इनका पेमेंट करेंगे, भुगतान कर दिया है, तभी आपको छूट दी जाएगी। अगर इस वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं किया है, अगले वित्तीय वर्ष में कर रहे हैं, तो फिर छूट अगले वित्तीय वर्ष में मिलेगी। जिस ईयर में आप इनका पेमेंट करेंगे उसी ईयर में हम आपको छूट देंगे। नोट में देखिएगा, उपरोक्त व्यय तभी अलाउ होंगे जब इनका भुगतान रिटर्न जमा करने की ड्यू डेट से पहले कर दिया हो। रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दाखिल करने की जो डेट्स होती हैं उन तिथियों तक भुगतान कर दिया है तब तो आपको छूट इसी वित्तीय वर्ष में मिल जाएगी, और लेट भुगतान करने पर छूट फिर अगले वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। रिटर्न जमा करने की ड्यू डेट्स क्या होती हैं? जिन लोगों को अपने खातों की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट या अंकेक्षण कराना ज़रूरी है, उनको रिटर्न भरना होता है 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर की जो 30 सितंबर है उस तारीख तक जमा करना होगा, और अगर ऑडिट अनिवार्य नहीं है तो 31 जुलाई हुआ करती है। मार्च में ईयर एंड हो गया, 31 जुलाई या 30 सितंबर तक आपको रिटर्न भरना होगा। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, आप जानते हैं भारत में जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, स्टार्टिंग के चैप्टर में भी मैंने डिस्कस किया था कि वो एग्जम्प्ट होती है। चाय कॉफ़ी के प्रोडक्शन से अगर कोई इनकम हुई है तो उस इनकम का 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, मीन्स 60% तो टैक्स फ्री होगी, 40% बिजनेस इनकम माना जाएगा जो आपके लिए टैक्सेबल होगी। रबर उत्पादन से आए 65% एग्रीकल्चर इनकम मीन्स टैक्स फ्री, 35% बिजनेस इनकम मीन्स टैक्सेबल होती है। कई बार क्या होता है कि स्वयं के कृषि उत्पादों को व्यापार में प्रयोग किया जाए। खेत में गन्ना उपजाया और गन्ने को बेच करके, बेचा नहीं, गन्ने से आपने शुगर बना दी, चीनी बना करके किया है, तो गन्ने की जो उत्पादन लागत और गन्ने का जो मार्केट प्राइस होगा उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इनकम होती है। अगर आप उसको बेच देते तो वो एग्रीकल्चर इनकम होती है और वो टैक्स फ्री होती है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं के कृषि उत्पादों को अगर आप व्यापार में प्रयोग करते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम जो होगी वो आपकी बिजनेस इनकम में से मैं घटा दूंगा। कैसे एग्रीकल्चर इनकम निकालेंगे? मार्केट प्राइस ऑफ प्रोड्यूस, गन्ने का मार्केट प्राइस क्या है, गन्ने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दोनों का जो अंतर है। सपोज 1 लाख कॉस्ट आई थी, गन्ना बेच देते तो 1.5 लाख में बेच जाता, लेकिन मैंने चीनी बना करके बेची और 3 लाख की चीनी से प्रॉफिट बेच के कमाया,
तो 1 लाख जो गन्ने की कॉस्ट थी, 1.5 लाख उसका मार्केट प्राइस था, 50,000 रुपये की आपको एग्रीकल्चर इनकम के रूप में मिलता, वो टैक्स फ्री होता। लेकिन आपने चीनी बना करके बेची और 3 लाख का लाभ अर्जित किया, तो इस 3 लाख में वो 50,000 एग्रीकल्चर इनकम भी तो जुड़ी हुई है जो टैक्स फ्री है। तो स्वयं के कृषि उत्पादों को अगर आप अपने व्यापार में प्रयोग करते हैं तो व्यापार का जो लाभ होगा उसमें से कृषि उत्पाद की लागत और बाजार मूल्य का जो अंतर है वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और उसको घटाया जाएगा। बिजनेस में बहुत सारे सामान्य खर्चे होते हैं, संपत्तियों के प्रयोग के व्यय हैं, ऑफिस के खर्चे हैं, टेलीफोन है, कई बार न्यू ईयर पे कोई खर्चा करते हैं, दिवाली वगैरह पे गिफ्ट वगैरह देते हैं, या गेस्ट हाउस का कोई खर्चा है, मनोरंजन का खर्चा है, मुहूर्त करते हैं। तो ये बिजनेस के सामान्य खर्चे माने जाते हैं और इन सबको लाभ हानि खाते से 100% अलाउ किया जाता है। मीन्स जितना भी खर्चा आप करेंगे वो लाभ हानि खाते से डेबिट हो जाएगा। पीछे कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो संपत्तियां आप खरीदते हैं वो 100% अलाउड होती हैं, उन पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। 1 लाख की मशीन है तो पूरा 1 लाख ही लाभ हानि खाते से घट जाएगा। लेकिन अगर आपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कोई संपत्ति खरीदी, छूट ले ली पूरी, और अब आप उस संपत्ति को बेच देते हैं प्रयोग में लेने के बाद, तो अब आपको जो विक्रय मूल्य मिला है, जो लाभ आपने कमाया है, उस पर टैक्स कैसे लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रयुक्त संपत्तियों का विक्रय कर दिया जाए तो निम्न में जो कम होगा वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। किसमें? सेल प्राइस कितनी है उसकी जो बेची है, प्लस डिडक्शन आपको कितनी दी है, दोनों को जोड़ लीजिए, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, वास्तविक खर्चा कितना हुआ था, और दूसरे पॉइंट में लीजिएगा कितनी आपको कटौती दी जा चुकी है उस संपत्ति के लिए। दोनों में से जो कम होगा वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉइज द्वारा पीएफ या अन्य किसी फंड के लिए अंशदान, आप जानते हैं कि पीएफ या अन्य किसी फंड में जब एम्प्लॉय पैसा देता है तो कैसे देता है, जो एम्प्लॉयर या नियोक्ता है वो कर्मचारी के वेतन से कटौती करता है। तो जब उसने कटौती मेरे वेतन से की पीएफ के लिए तो वो क्या कहलाई, एम्प्लॉयर की इनकम है, और उस पैसे को मेरे खाते में सरकार के यहाँ जब उसने जमा कर दिया तो वो उसका एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया। लेकिन क्या होता है कि कई बार एम्प्लॉय द्वारा जो इनकम या अंशदान दिया जाता है वो मालिक द्वारा समय पर भुगतान या जमा नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं। तो 1 लाख सपोज मेरी सैलरी से आपने पीएफ की कटौती की तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में 1 लाख आएगा। आपने मेरे खाते में वित्तीय वर्ष में सपोज 70,000 ही जमा कराए तो 70,000 डेबिट हो जाएगा। 30,000 जो एम्प्लॉयर के पास पैसा रुक गया है कर्मचारी का वो उसकी इनकम माना जाएगा, बिजनेस इनकम, और उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। सामान्यतः आप जो व्यापार करते हैं उसका लाभ हानि खाता या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और जो लाभ आता है उसको टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करके हम उस पर टैक्स लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था दे रखी है कि अगर आप अपने अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो आप इस स्कीम के तहत टैक्स दे सकते हैं। आपकी जो इनकम है वो इस स्कीम के तहत हम इतनी % मानेंगे और फिर उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव स्कीम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम 44AD सेक्शन पहला, यदि 44AE के अलावा अन्य व्यवसाय से सकल प्राप्ति 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो, अन्य व्यवसाय कोई भी करते हैं, 44AE का मतलब माल वाहकों को किराए पर देने का काम। तो माल वाहकों को किराए पर आप नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा कोई काम कर रहे हैं, तो आपको उस व्यवसाय से जो सकल प्राप्ति हुई है, ग्रॉस रिसीप्ट है, वो 2 करोड़ से अधिक नहीं है। तो जितना भी पैसा आपने प्राप्त किया है
उसका 8% टैक्सेबल बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। फिर हम उसमें से आपको कोई छूट नहीं देंगे, वो 8% इनकम है और उस पर डायरेक्ट टैक्स लगेगा। लेकिन उपरोक्त तरह से कंप्यूट की गई बिजनेस इनकम में से कोई भी खर्चा नहीं घटाया जाएगा। लेकिन फर्म अगर कोई है तो अपने साझेदारों को कोई वेतन और ब्याज दे रही है, तो वो 8%, जब वो 10 लाख आया, 8% कैलकुलेट किया टर्नओवर का, तो वो 10 लाख आया, तो 10 लाख पे सामान्य रूप से तो टैक्स लगेगा। लेकिन फर्म है तो वो 10 लाख में से अपने साझेदारों को वेतन या ब्याज का जो भुगतान कर रही है वो घटा देगा, और घटाने के बाद जो पैसा बचेगा फिर वो उसकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। तो अन्य व्यवसाय, माल वाहकों के अलावा कोई व्यवसाय है तो 8% डायरेक्ट टैक्सेबल बिजनेस इनकम हो जाएगी। माल वाहकों को किराए पर देने का काम करते हैं और आपके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, तो उनका किराया कैसे लिया जाए? आप अकाउंट मेंटेन करते हैं तब तो अकाउंट से इनकम ले ली जाएगी। अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो आपकी हम प्रिजम्पटिव इनकम, आपकी अनुमानित इनकम कैसे लेंगे? हैवी व्हीकल के लिए कितनी लेंगे? 1000 प्रति टन गाड़ी के भार, खाली गाड़ी का जितना वेट होगा, 10 टन गाड़ी का भार है तो 1 टन का 1000 रुपये प्रति माह या उसके भाग के लिए। मेरे पास व्हीकल 4 महीने 5 दिन रहा तो 4 महीने का भी 1000 के रेट से और 5 दिन का भी 1000 ही, मतलब जो डेज होंगे वो भी मंथ के इक्विवेलेंट माने जाएंगे। तो खाली गाड़ी का जो भार होगा उस भार से 1000 रुपये प्रति टन के हिसाब से मल्टीप्लाई करके इनकम ले ली जाएगी और वो टैक्सेबल इनकम होगी। मीडियम और लाइट व्हीकल है तो उनके लिए है 7500 रुपये प्रति माह, या महीने का कोई हिस्सा है तो उसके लिए भी 7500 रुपये। लाइट व्हीकल है, लाइट व्हीकल उसको कहते हैं जिसका खाली गाड़ी का वजन 12 टन से कम है। नोट एज अब पॉइंट ए का मतलब नोट जो था कि ये जो निकालेंगे 1000 पर टन भार के हिसाब से या 7500 रुपये महीने के हिसाब से ये टैक्सेबल इनकम होगी। इसमें किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं घटाया जाएगा, लेकिन फर्म अपने साझेदारों को देय वेतन व ब्याज को घटा सकती है। चोरी गबन, चोरी से नुकसान हो, गबन से नुकसान हो, किसी से अनुबंध किया और वो तोड़ दिया आपने, क्योंकि तोड़ना बिजनेस के हित में था। गारंटी अगर किसी की दी है और आपको कोई पेमेंट करना पड़ा तो गारंटी देने से हानि। एडवांस की वसूली ना होना, या प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर कोई हानियां होती हैं तो ये सारी हानियां अलाउड मानी जाती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि आपने जो ये हानि बहन की है, गारंटी दी है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, एडवांस दिया है, तो आपने तो बिजनेस के हित के लिए किया था, लेकिन फिर भी कोई नुकसान हो गया है तो वो अलाउड माना जाएगा, मीन्स पूरा का पूरा लाभ हानि खाते से डेबिट करेंगे। लेकिन भारत के बाहर अगर कोई ब्याज, कमीशन, रॉयल्टी या वेतन का भुगतान करते हैं विदेश में और टैक्स नहीं काटा, अगर आपने टीडीएस नहीं किया, उस पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं हुआ है तो फिर वो ब्याज, वेतन या रॉयल्टी डिसअलाउड होगी, वो लाभ हानि खाते से डेबिट नहीं की जा सकती है। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स और डोनेशन ऑफ गुड्स को बिजनेस इनकम की गणना करते समय सदैव जोड़ा जाएगा। माल का दान दे दिया या माल आपने निकाल लिया, दोनों ही स्थितियों में क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कम होने से क्या होगा कि प्रॉफिट कम हो गया, इसलिए ड्राइंग या डोनेशन ऑफ गुड्स है तो वो लाभ हानि खाते में आपने जो प्रॉफिट बताया उसमें हमेशा ही जोड़ा जाएगा। टैक्स पेड के संबंध में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वस्तुओं के लेन देन पे जो टैक्स लगता है वो अलाउड होता है, मीन्स घटाया जाएगा। सिक्योरिटियों, प्रतिभूतियों के खरीद बिक्रे पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, वो भी अलाउड होता है। नियोक्ता के द्वारा अगर अपने कर्मचारियों को परक्यूजेट मतलब सुविधाएं दी गई
और उन सुविधाओं का टैक्स भी मालिक नहीं चुकाया है, तो मालिक के द्वारा कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं का अगर कोई टैक्स चुकाया जाता है तो वो भी अलाउड होता है, वो डिसअलाउड होता है, उसको लाभ हानि खाते से डेबिट नहीं किया जा सकता है। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, बैंक से पैसा निकलवाने पे जो टैक्स लगता था अब तो बंद हो गया, वो अलाउड होता था। डिडक्शन फॉर डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं वो डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड कहलाते हैं कि डिस्काउंट आपको शुरू में दे दी जाएगी। 100 रुपये वाला बॉन्ड है 5 साल का, तो आज आपको हम देंगे उसको 60 रुपये में। आज 60 रुपये दीजिए, हम आपको 100 रुपये का बॉन्ड दे देंगे और 5 साल बाद आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। तो डिस्काउंट आपको दे दी पहले, तो जो डिस्काउंट दी गई है आपको पहले, वो डिस्काउंट अलाउड होती है, लाभ हानि खाते से डेबिट होती है। किसी क्षेत्र विशेष में कार्य न करने के बदले में प्राप्त रकम टैक्सेबल होगी, परंतु ऐसा भुगतान करने के लिए ये अमाउंट डिसअलाउड होगी। इस एरिया में आप अपना बिजनेस मत कीजिए। मुझे कोई पैसा किसी दूसरे व्यापारी ने दिया तो जो मुझे मिला है वो मेरी इनकम है, उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कहूँ कि इस एरिया में दुकान मत खोलिए, 1 लाख रुपए ले लीजिए, तो मेरा खर्चा हुआ, लेकिन ये खर्चा जो होता है वो डिसअलाउड होता है क्योंकि ये इल्लीगल है। 10,000 से अधिक का भुगतान का प्रोविज़न जो कल बात की थी पिछले लेक्चर में, एक बार में माल अथवा सेवाओं के भुगतान पे लागू होता है, स्थायी संपत्तियों के क्रय पर यह लागू नहीं होता है। और माल वाहकों के लिए 10,000 की जगह ये सीमा 1 अक्टूबर 2009 से 35,000 कर दी गई है। कोल्ड चेन फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज की चैन या कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं, कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए वेयर हाउस, गैस या पेट्रोलियम के लिए, ऑयल के लिए लाइन बिछाने के लिए अगर कोई पूंजीगत खर्चा किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, सुविधाओं का विकास करने के लिए, तो जो भी आप पैसा खर्च करते हैं वो 100% अलाउड होता है, लाभ हानि खाते से डेबिट किया जाता है। तो इस तरह से बिजनेस हेड में खर्चे तो सैकड़ों हजारों तरह के होते हैं। कुछ मेन खर्चे जिनके बारे में कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स हैं, उन खर्चों की मैं आपसे पिछले 3 दिन से चर्चा कर रहा था। तो ये बेसिक जो फॉर्मेट हमारा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आपको प्रॉफिट दिया गया होगा, लाभ हानि खाता, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से हमें कैलकुलेट करना होता है टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपने फॉर्मेट में देखा था कि कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो आपने गलत घटा दिए तो मैं उनको जोड़ दूंगा, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो नहीं घटाए तो मैं घटा दूंगा, इनकम आपको जोड़नी थी नहीं जोड़ी तो मैं जोड़ दूंगा, गलत जोड़ दिए तो मैं घटा दूंगा, कुछ खर्चे कम ज़्यादा घटा दिए होंगे तो इनको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से जो फिर प्रॉफिट आएगा वो कहलाएगा टैक्सेबल बिजनेस इनकम एज पर इनकम टैक्स लॉ। तो ये खर्चों के बारे में पिछले कई दिन से मैंने आपसे चर्चा की थी। अब थ्योरेटिकल पार्ट इसका समाप्त हो गया है, न्यूमेरिकल पार्ट की मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा, क्वेश्चन लेकर के फिर आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि बिजनेस इनकम आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।